ठीक है, ये वैसे ये वाले आर्ट फॉर्म जो है ना वो सब लोगों के लिए बेनिफिशियरी होता है सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, तो आप कोई भी 3D है, 2D पर्सन है, विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट है, कोई भी है, 2D एनिमेटर है, कोई भी है, सबके लिए ये काम की चीज़ होती है, काम आता है सिनेमेटोग्राफी। क्यों काम आता है? क्योंकि ये वो आर्ट फॉर्म होता है जिसमें आप कैमरास को समझते हैं कि एक्चुअल में कैमरा जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे ये नहीं होगा, पहली चीज़ तो बता दूं कि कैमरा लेके हम लोग जगह जगह घूमते जाएंगे और ये सब करते रहेंगे, वो सारा कुछ नहीं रहेगा। वो सब आपको करना है आपका असाइनमेंट के तौर पे। क्योंकि अब असाइनमेंट एडिटिंग का आप लोग ने तो बहुत कर लिए, वीएफएक्स वाले बहुत कर लिए, मतलब मैंने किया, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। ठीक है है ना? तो इसको ऐसा समझें कि अब जो काम रहेगा उसमें पर क्लासेस के बाद आप अपना एक शूट देंगे जो कि ड्रामेटाइज या सिनेमेटोग्राफी पे आधारित शूट होगा। ठीक है, तो आपको वीएफएक्स जब हम करते हैं या 3D मूवी बनाते हैं या फिर 2D मूवी बनाते हैं, इसमें कैमरा का जो पोजीशन है वो बहुत मैटर करता है। वीडियो में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है एक कैमरा, कैमरा ही तो लाता है बेसिकली, है ना? वही एक मीडियम होता है जो कम्युनिकेट करने के लिए, जनता के साथ कम्युनिकेट करने के लिए रहता है। ठीक, तो अगर हम इस सेशन पे आ गए हैं, सो वी आर गोना स्टार्ट विद आवर सिनेमेटोग्राफी। और ये कौन है भाई? अच्छा याम, अच्छा ओके, ये XR मुझे ज़रूरत है। ऑलराइट, सो we are gonna be going for slides. Why slides? Because I made a I was lazy and I made some slides because मैं पढ़ाने में थोड़ा सा उस समय था। तो हमारी कुछ ये जो सेशन होगा वो करीब 50-52 क्लासेस का सेशन रहेगा, है ना? अलग अलग क्लासेस नहीं है, मतलब वी आर गोना डू दिस इन अबाउट 4 to 5 या 6 क्लासेस में हम इनको अचीव कर रहे होंगे। ठीक, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल, थोड़ा सा थ्योरी, इस टाइप की चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सिनेमाटोग्राफी। वैसे अभी 12:58 हुआ है। हमारे तुषार अगर रितेश को कॉल कर लें। क्या बोल रहा? उठा नहीं रहा है, सो रहा है वो सोने वालों में से नहीं लगता बाय द वे, क्योंकि उसको देख के लग रहा है कि वो भी अच्छा टक्कर दे सक रहा है ना? इनसे तो बहुत आगे है अभी, है? सोता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो पर्सन जो है वो लग रहा है एक्चुअली में वो ना पहले बाहर जाने वाला था, भारत से बाहर पढ़ाई के लिए, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाया। उसकी मदर की भी तबीयत खराब रहती है, बट किसी भी कारणवश वो नहीं जा पाया था। इसलिए थोड़ा सा ना वो अपने उसको लगा था कि अब वो कर क्या करे, मतलब ऐसा। तो जब वो यहाँ आया हमने उसको होप दिया। अब वो उसको पता है कि ही एक्चुअली वांट्स टू गो वर्क आउटसाइड, तो वो अच्छी उस पे उसका एम सेट है ना? तो इसीलिए अभी न्यूक ऐड कर लिया है, न्यूक पे शिफ्ट हो गया है वो, अभी से प्रिपरेशन उसकी चल रही है कि उसको बाहर जाना है। तो उसका वर्क आउटपुट अच्छा है, निकल रहा है। मेन ये है कि जो बोला जाए वो कर रहा है ना? यहाँ पे क्या हो जा रहा है कि जो बोला जा रहा है ना उसके अतिरिक्त आप लोग क्या है, थोड़ा सा हैवी काम उठा लेते, और हैवी काम डिलीवर करने में टाइम लगता है। और टाइम लगने के कारण क्या होता है, आपके अंदर अभी ना पेशेंस लेवल उतना नहीं है। आप उतने अभी पेशेंस स्तर पे नहीं आए हैं कि जहाँ पे लोग 3-3 दिन लगातार बैठ के आउटपुट निकालते हैं, है ना? एक हफ्ता, 3 दिन, कई लोग 1 महीना। अब आपका जब कंपनी में जाओगे तो साल भर लगेगा। समझ रहे हो ना कितना डेडिकेटेडली मोटिवेट होके काम करना पड़ेगा? साल भर तुमने जो बनाया है ना वो साल भर के बाद दिखेगा तुमको स्क्रीन में, है ना? सो इट टेक्स अबाउट अ लिटिल बिट टाइम। ओके, सो हमको उस तरीके से प्रिपरेशन तैयार रखना है। अपने अंदर मेच्योरिटी स्तर थोड़ा बढ़ाइए।
अभी शुरुआत क्या है, अभी मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, डेडिकेशन की कम। क्यों? क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं है ना, नील है एक तरीके से। तो उसको थोड़ा 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 बढ़ाते बढ़ाते छोटे छोटे काम कीजिए, तो उससे क्या है, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। कॉन्फिडेंस आते 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 फिर एक बार आएगा कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। ठीक। कौन है? अच्छा सर। कौन से वाले सर हैं? यहाँ बहुत सारे सर हैं। हम्म, हाँ। ऑल राइट, सो आर्ट ऑफ सिनेमेटोग्राफी। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी आपने टर्म सुना होगा पहले, है ना। इसको जनरली वीडियोग्राफी भी बोला जाता है। और सिनेमेटोग्राफी को अगर 3 पॉइंट्स में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, विच इज़ कैमरा, एंगल्स एंड शॉट। इसमें ये समुचित होती है। ठीक, इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन वो तब जब आप प्रोडक्शन में पहुंच जाएंगे ना, देन यू विल गेट टू यूज़, है ना। कैमराज अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, उस तरीके की बात। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिनेमेटोग्राफी के साथ। ऑल राइट, व्हाट इज़ अ कैमरा? ठीक है, मैं देख सकता हूँ कि मेरी वीडियो लिंक्स आप लोगों को बहुत पसंद आ रही हैं, तभी तो नोट्स लिखने के लिए पेपर पेन नहीं है ना। ये स्लाइड मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। है ना। ये इसलिए क्योंकि देखो हम लोग बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि कभी बात करते करते कुछ टॉपिक ऐसे निकल जाएं जो कि हम नहीं जानते, या शायद जो हमने इंक्लूड नहीं किया हो, क्योंकि ये इंडस्ट्री रेगुलर ग्रो हो रही ना। तो ज्ञान में कौन सी चीज़ है जो आपको क्या बोलते हैं, इस पूरी ओवरऑल टेक्निक को समुचित करने के लिए, सारी चीज़ों को एक तरीके से कैटेगराइज करने के लिए जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है टाइपिंग, लिखने वाला मेथड। टाइपिंग नहीं, मैं बोलूँगा पेन से। क्या होता है, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि लोग क्या करते थे, कोई भी चीज़ को, चाहे वो हर्बलिस्ट हों, चाहे कुकिंग रेसिपीज़ हों, चाहे इंजीनियर्स हों, कोई भी चीज़ पुराने समय में वो क्या करते थे, पेपर में ना ड्रॉ करते थे उस चीज़ को, एंड ड्रॉ करके उसको डायग्राम के तहत एक्सप्लेन करते थे। वो इसलिए नहीं होता था, जो राइटिंग्स ऑफ न्यूटन्स बोला जाता है। राइटिंग्स ऑफ न्यूटन्स क्या थी, जिसमें ये थे लॉज ऑफ फिजिक्स थे। ठीक है, अब लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं वो लिखने की क्या ज़रूरत थी, वो डिक्टेट करा के पब्लिश करा देते। लेकिन उनके नोट्स में उसकी 10,000 एक्सपेरिमेंट्स थे, जिनमें उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट्स में जो थ्योरी वो बना रहे थे उसमें फ्लॉ पाया। तो जो फ्लॉड होती है ना, वो भी यूज़फुल होती हैं। हो सकता है वो किसी और डायरेक्शन पे जा रहा हो थ्योरम, कोई तीसरी टेक्नोलॉजी आपको दे जाए, है ना, जानने को जा सकता। अब ये कैसे पॉसिबल होता है, जब आप इसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये आदत आपको केवल जीनियसेस में दिखेगी। जनरली जो जीनियस लोग होते हैं ना किसी एक पोर्शन पे, आपको जीनियस नहीं बनना, दैट इज़ फाइन, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन एक आदत बनाएंगे तो हो सकता है कि जो मैं इसको कंप्लीट करूँगा ना, हो सकता है बाय द टाइम आपके पास इतना कंटेंट ऑलरेडी यहाँ भर चुका रहेगा, विजुअल मीडियम से भी, लेखनी से भी, सुनने के मूड से भी। तो क्या होगा, आपके अंदर यहाँ पे ये चीज़ बैठ जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। कैमरा होता क्या है? ठीक है, तो कैमरा इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर्स अ विजुअल इमेज एट अ बेसिक लेवल. Cameras are sealed boxes, the camera body with the small hole, the aperture, that allows light in the capture an image on a light sensitive surface, usually photographic film or digital sensors. इसका मतलब क्या हुआ, कैमरे के कुछ एनाटॉमी होती है। कैमरा एक्चुअल में क्या होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है डेफिनेटली। जो ऑप्टिकल विजुअल्स हैं, जो विजुअल्स हैं उनको, सीन विजुअल्स को कैप्चर करने के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती हैं, ये हमें जानने की क्या ज़रूरत है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, इसमें क्या होता है, कैमराज आर सील्ड बॉक्सेस, बंद बॉक्सेस होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, जो सील्ड बॉक्स होता है उसका बोलते हैं कैमरा बॉडी, विथ अ स्मॉल होल, जिसको क्या बोला जाता है, अपर्चर, छेद होता है एक सामने में,
जिसको अपर्चर बोलते हैं। अब अपर्चर का क्या काम होता है? डेट अलाउज लाइट इनटू कैप्चर एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव सरफेस। ठीक, यानी ये क्या करता है, जैसे ही अपर्चर, एक होल होता है उसके अंदर से लाइट जाती है, लाइट अंदर गई तो एक लाइट सेंसिटिव फिल्म होती है, फिल्म बोल लो, सेंसर बोल लो, या क्या बोलते हैं सरफेस बोल लो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें लाइट पड़ती है और वो उससे रिएक्ट करती है। तो इसके अंदर जनरली एक लाइट सेंसिटिव सरफेस रखी रहती है। सरफेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुराने ज़माने में अलग होता था, अभी के ज़माने में अलग। वी गोना डिस्कस अबाउट दैट कि पुरानी टेक्नोलॉजी क्या थी, अभी की टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक, अब यहाँ पे लिखा है यूजली फोटोग्राफिक फिल्म और अ डिजिटल सेंसर, है ना, ये रहता है उस छेद के पीछे में, ये चीज़ रहेगी। तो जब भी लाइट एंट्री होगी उस छेद के, उस सेंसर छेद के थ्रू सेंसर में पड़ेगी, सेंसर में पड़ेगी तो सेंसर इमेज फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है तो वो उसको कैप्चर कर लेता है। ओके, क्लियर? क्या जी यूज़ किया, आप क्लियर समझ आ रहा है, राइट? इसी का यूज़ आगे और आपको पता चलेगा। ठीक, कैमरा हैव वेरियस मैकेनिज्म टू कंट्रोल हाउ द लाइट फॉल्स ऑन द लाइट सेंसिटिव सरफेस। ठीक, इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप ये तय कर सकते हो कि जो सरफेस दी गई है उस सरफेस पे किस तरीके से लाइट कवर अप करेगी। आपकी क्लास है अभी? हाँ, तो फिर आप वहाँ बैठिए। तो यहाँ भी कौन सा कर रहा है ना? तो बेसिकली ये क्लास चल रही है, सो नन अदर स्टूडेंट्स आर अलाउड जिनका इससे रिलेटेड नहीं है। आप अभी कौन से कोर्स में हैं अभी? नहीं नहीं, टोटल ओवरऑल कोर्स कौन सा है आपका? फोटो एडिटिंग है, तो वो ये वाला क्वेश्चन आपके में नहीं है। हुँ? हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अलाउड नहीं हैं, इसलिए आप बाहर वेट कर सकते हैं। अभी सिस्टम तो नहीं है अवेलेबल, या तो काम करिए, सिस्टम ऑन करके दे दो, है ना? आप आइडल नहीं बैठ सकते, ये मैं कह रहा हूँ। उसमें दे दो तुषार, तुम्हारे वाला सिस्टम दे दो उनको। हाँ, वो वाला सिस्टम दे दो। ओके, सो कैमरा में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम ये तय कर सकते हैं कि उस सरफेस पे किस तरीके से इमेज फॉर्म होगी। ठीक, लेंसेज फोकसेस द लाइट एंटरिंग द कैमरा, जो लेंस होता है वो लाइट पे फोकस करता है। यस, यू मे कम, आप लेट हैं, जल्दी आइए। मीट रितेश, गाइस योर न्यू बैचमेट। है ना, काइंड ऑफ जापानीज एनिमे स्टेप स्टूडेंट है जो कि आउटर कंट्री से आया हुआ। ओके, सो विल टॉक अबाउट इट। हाँ, सो लेंसेज जो है वो फोकस करते हैं कैमरा में लाइट एंटरिंग द कैमरा, एंड द साइज ऑफ द अपर्चर कैन बी वाइडेंड और नैरोड। लेंस क्या कर सकते हैं? लाइट को फोकस कर सकते हैं सेंसर के ऊपर में, पतली पड़ रही, ज़्यादा एरिया में पड़ रही, जिसको हम लोग बोलते हैं नैरो और वाइड पड़ रही है, ठीक है, उस पर फोकस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर में। और अपर्चर जो है वो छेद जो जिससे लाइट एंटर करती है उसको बड़ा या छोटा कर सकता है। ठीक, ये उसका फंक्शन है। अ शटर मैकेनिज्म डिटरमिन्स द अमाउंट ऑफ टाइम द फोटो सेंसिटिव सरफेस इज एक्सपोज टू द लाइट। शटर मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, क्या करता है? शटर क्या करता है? क्लिक नहीं करता, क्लिक तो आप करते हैं। शटर क्या करता है? नहीं, नहीं, शटर होता क्या है? शटर का मतलब क्या होता है? एक क्या होता है, जैसे ही क्लिक करते हो, बटन दबाते हो, फट से वो ब्लेड आती है, अपर्चर को बंद करती है, फिर खुल जाती है ना? ये जो क्लिक मैकेनिज्म होता है इसको शटर स्पीड से तय किया जाता है। और शटर क्या होती है? वो ब्लेड्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये समय के अंतराल में फोटो सेंसिटिव इमेज के ऊपर में लाइट कितनी कितनी ज़्यादा पड़ रही है या इतनी कम पड़ेगी वो तय करेगा।
इससे फ़ायदा क्या है और उसका वो बता रहा हूँ। देखो फोटो सेंसिटिव इमेज पे अगर ज़्यादा देर तक लाइट मारते जाएंगे, फोटो सेंसिटिव इमेज में ज़्यादा देर तक लाइट मारते जाएंगे तो क्या होगा, वॉश ऑफ हो जाएगी इमेज, पूरी वाइट हो जाएगी। तो वो इमेज को का एक्सपोजर जो है वो बिल्कुल पार हो जाएगा, इसके कारण पूरी इमेज जो है वो खराब हो जाएगी। करेक्ट? बुझे? हाँ, समझे ना उस चीज़ को, लिखते जाना बिल्कुल। बाद में मैं ये दे दूंगा, ठीक है, तो ये शेयर कर दूंगा। क्या चीज? ओहो, इसीलिए नहीं देना चाहिए, बता रहे हैं, हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क। ठीक है, तो जितने ऑप्शंस यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हाँ, देखो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले रितेश की हिस्ट्री के बारे में बात किए थे ना, कि रितेश बाहर जाने का प्लान कर रहा था ऐसे टाइप से, और हमने कुछ कुछ बताया है। वो पूछ के कंफर्म कर लेना उससे, अगर गलत हुआ तो डायरेक्टर सर को बोलना, मेरे को नहीं पता। बट वी हैड टॉक्ड अबाउट इट, राइट, कि यू वर प्लानिंग फॉर समथिंग अर्लियर बट यू केम ओवर हियर एंड देन यू गेट सम मोटिवेशन टू वर्क हियर। तो हमने तुम्हारी एक सक्सेस स्टोरी, आधी सक्सेस स्टोरी डाली है, अभी सक्सेस आना बाकी है। कहीं नहीं डाली है, हमारी क्लास में, इस क्लास में आप इनके भेजो में डाली है। ठीक है, तो फिर ऐसा भी होगा ना, आने वाले स्टूडेंट के बारे में, प्रिंस के बारे में बात की जाएगी। आप जानते हैं प्रिंस एक ऐसा स्टूडेंट था हमारे पास, जो कि टाइटल टाइटल बहुत ज़्यादा बनाता था, है ना, और वीएफएक्स आर्ट वर्क के लिए वो चाह रहा था बनाना। और या फिर हो सकता है भाई मार्वल के लिए सेलेक्टेड है ना, तो बोलेंगे कि भाई हाँ, कुछ भी हो सकता है, इट्स राइट। सो इट्स समथिंग टू मोटिवेट, दैट इज व्हाट वी नीड टू फोकस। ठीक, अब यहाँ पे देखो जितने भी टर्म आपको दिख रहे हैं उनकी पोजीशन यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म पे दी हुई है ना। तो एज यू कैन सी दिस इज द पाथ ऑफ लाइट, लेंस है, डायफ्राम है, मिरर इन अप पोजिशन है, पेंटाप्रिज्म है, व्यू फाइंडर। इसके सिस्टम आगे और पता चलेंगे, डोंट वरी कि पेंटाप्रिज्म क्या होता है, वो अभी से पूछने लगे तो वो चीज़ नहीं, अभी आगे पता चल जाएगा। व्यू फाइंडर है, फिल्म है, ये टेक्निकल टर्म है कैमरा के अंदर के। शटर यहाँ पे दिया हुआ है, मिरर इन डाउन पोजीशन, डायफ्राम ये ब्लेड्स हो गए, है ना, और ये शटर जो है ये बंद हो जाता है। हाँ, तो ये क्या है, इसी को हटा देता है, सेंसर को ही, तो फिल्म ओवर एक्सपोज नहीं हो पाती। फोटो अभी लिखना शुरू किए थे क्या? इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जब तक मैं बोलता जाऊं तब तक लिखते जाओ। मैकेनिज्म, अब क्या मैकेनिज्म होता है वो बता रहा है। ऑल कैमरा यूजेस द सेम बेसिक डिजाइन, लाइट एंटर्स ऑन एनक्लोज्ड बॉक्स थ्रू अ कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस के थ्रू लाइट एंटर करती है एंड एन इमेज इज रिकॉर्डेड ऑन अ लाइट सेंसिटिव मीडियम। सिंपल यही फॉक्ट होता है, एक बॉक्स होता है, काला बॉक्स होता है, उसके अंदर फिल्म होती है जिसमें कोई अंदर लाइट नहीं होती, बाहर से एक छेद से लाइट आती है, लेंस के थ्रू लाइट आ जाती है, और फिर क्या होता है, सीधा सीधा वो क्या बोलते आपकी सरफेस पे पड़ती है, सरफेस पे पड़ती है तो इमेज फॉर्म होता है। एक सिंपल फैक्ट होता है। अ शटर मैकेनिज्म कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द टाइम दैट लाइट कैन एंटर द कैमरा, यानी कि एक उस कैमरा के अंदर कितनी समय के अंतराल तक वो फिल्म में लाइट पड़ सकती है, वो एक शटर तय करता है। ठीक, शटर जनरली आप लोगों ने अपने शॉप्स वगैरह में कई देखे होंगे, जो शटर होता है वैसा ही शटर होता है, बस ये शटर ऑन एंड ऑफ होता है, और इनकी स्पीड बहुत कम होती है। मतलब ये आप इनकी स्पीड ही तय कर सकती है कि इमेज के अंदर कितना एक्सपोजर बिल्ड हो रहा है, बन रहा है। ठीक, कितनी इमेज में लाइट पड़ रही है, लाइट ज़्यादा पड़ेगी तो एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने शटर जल्दी बंद नहीं किया तो लाइट में ज़्यादा एक्सपोजर होने के कारण डिटेल्स ड्रॉ नहीं होंगी। ठीक, इसलिए कई बार होता है ना, देखते हो कि धूप में खड़े होकर फोटो खींच रहे हैं तो आधी फेस ही गायब हो जाता है लोगों का, वाइट वैल्यू इतनी अधिक हो जाती कि इमेज जो है वो वर्क नहीं करती। करेक्ट। एक्सपोजर कंट्रोल ABC, एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए ये तीन मैकेनिज्म काम करते हैं। अपर्चर से भी कर सकते हो, शटर से भी कर सकते हो,
और मीटरिंग से भी पता चलता है। ठीक, वहाँ ना स्टॉपर लगाना पड़ेगा एक हल्का सा। मीटरिंग से, मीटरिंग भी बेसिकली एक ऑप्शन होता है जिससे ये पता चलता है कि एक्चुअल सीन में, नेचर में कितना एक्सपोजर चल रहा है एट द मोमेंट। ठीक, लेंस फोकस करने के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकते हो, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे इस बार, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए आप लेंस यूज कर सकते हो। इमेज कैप्चर ऑन अ फिल्म, तो कौन कौन से में होता है, फिल्म स्पीड जो है वो कैलकुलेट करता है इमेज कैप्चरिंग, फिल्म के अंदर कितने सरफेस एरिया पे कैप्चर करेगा वो भी तय कर सकते हो, वाइट बैलेंसिंग भी इसको कंट्रोल कर सकता है। ठीक, तो ये मैकेनिज्म जब भी आप कैमरा अपना ओपन करते हो, चाहे फ़ोन का कैमरा यूज़ करते हो, चाहे अपना डायरेक्ट डिजिटल एसएलआर, डीएसएलआर, जो भी कैमरा आप यूज़ कर रहे हो, वो कैमराज यूज़ करते समय ये पॉइंट्स आपको वहाँ मिलते हैं एज अ ऑप्शन, जिसको आप बढ़ा या कम कर सकते हो। इससे समझ में आता है, इसको कैटेगरिकली डिवाइड किया जा सकता है कि इमेज का एक्सपोजर, अब एक्सपोजर आ गया तो इसको स्लैश गामा भी मान सकते हो। गामा क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर क्या होता है, एक्सपोजर ही क्या होता है ये बताओ, फिर गामा बताना। हाँ ब्राइटनेस टर्म जो है वो थोड़ा सा, ब्राइटनेस कम कर दूंगा तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। हाँ, देखो एक टर्म समझो, गामा में जो येलोइश टिंट आ रहा है वो उस कारण से नहीं आ रहा है जिस कारण से अपन सोचते हैं कि वो येलो येलो ऐड कर रहा है, वैसा नहीं। एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपोजर का जस्ट अपोजिट गामा होता है। एक्सपोजर ओवरऑल वाइट वैल्यू ऑफ द सीन होता है, पूरे सीन का वाइट कलर होता है एक्सपोजर, और गामा जो होता है ना वो पूरे सीन का ब्लैक कलर होता है। तो अगर तुम एक्सपोजर कम करोगे ना तो ऑटोमेटिकली गामा रेज होगा, क्योंकि तुम एक्सपोजर कम कर रहे हो। अच्छा, इसमें ये भी फैसिलिटी होती है गामा में कि तुम्हारे पास, जैसे अभी हम प्रिंस को देख रहे हैं, उसके ब्लैक स्ट्राइप्स बने, वहाँ कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी, वहाँ कोई इमेज कैप्चर नहीं की जा सकती। लेकिन गामा वैल्यू से उसको मैं ग्रे कर सकता हूँ। अगर मैं उसकी फ़ोटो खींचूंगा और डिजिटल सॉफ्टवेयर में ला के गामा वैल्यू बढ़ाऊंगा ना, तो उसका जो ब्लैक है ना वो ग्रे हो सकता है, और ग्रे हो गया तो फिर उसमें ब्लेंडिंग कर सकता हूँ। तब मैं उस पर टिंट ऐड करूँगा ना तो वो टिंट भी दिखेगा। तो टिंट इसीलिए येलोइश टिंट या कोई भी अदर टिंट इसलिए नज़र आता है गामा में, क्योंकि हम गामा को बढ़ा देते हैं तो ब्लैक वैल्यू ग्रे हो जाती है, ग्रे हो जाती तो जो ऑलरेडी सीन में कलर ब्लेंड डला होगा ना वो उस पर अप्लाई हो जाता है। ये तो सर तो ऐसे हिला रहे जैसे पूरा समझ आ गया। नहीं समझे, समझ गए ना, क्या समझे? बस ये देखो, समझ गए तो मुझे समझाओ। हाँ, ये तो जस्ट मैंने वही बोला, जो मैंने बोला वही आपने बोल दिया। मैं ये बोल रहा हूँ, आप उस समझाने का अर्थ अलग होता है, एक्सप्लेनेशन अलग होता है। तो आप क्या यूज कर सकते हैं गामा से, कोई एग्जांपल बता सकते हैं? कोई भी, आप भी बता सकते हैं, बताइए। एक ही को क्यों फंसाए ना। चारों नजरिए एक एक में थोड़ी ना, आप भी बताइए। बहुत हाँ, वो मतलब क्या, वो क्यों बोल रहे हैं वो? बिल्कुल, बिल्कुल, जब आप सीन की टिंटिंग करना चाहते हैं, यानी कि जब आप सीन की शेडो वैल्यूज पे, है ना, कलर डालना चाहते हैं, तब उसके लिए तो कलर ग्रेडिंग वगैरह करने के लिए ना हम लोग गामा वैल्यूज को जब देखते हैं कि जब कैमरे से कैप्चर हुआ,
अब कैमरे से बहुत ज़्यादा वाइट हो गया तो एक्सपोजर कम करोगे डिजिटल वर्ल्ड में ले जाके, लेकिन क्या होता है कैमरे से ही एक्सपोजर इतना अधिक हो जाता है कि उसको कम भी करोगे ना तो ग्रे वैल्यू तक नहीं आ पाता, राइट। तो इसलिए कैमरे वाले को यही तो कैमरे वाले की कला होती है कि सीन को ऐसा कैप्चर करना कि बाद में उसके ऊपर में ग्रेडिंग अच्छे से की जा सके, ठीक है। अब अगर वो वहां पे चलो उसने मीडियम एक्सपोजर पे ले लिया, मीडियम एक्सपोजर होने के कारण क्या होता है जब ये हार्ड लाइट होती है बाहर, सूरज की लाइट वगैरह होती है तो उसमें शेडो भी बहुत डार्क बनती है ना। अब ऐसे में आप खींच लिए मीडियम एक्सपोजर करके, तो भाई सीधी सी बात है ये एक्सपोजर चल रहा है ऊपर, हाई एक्सपोजर सीन है, मीडियम करोगे जिसमें ऑलरेडी हाई एक्सपोजर में हाई हाईलाइट है, हाई शेडो है, जब आप नीचे करोगे उसका बार डिजिटल कैमरा में नीचे करोगे तो ब्लैक और ब्लैक नहीं हो जाएगा, वाइट ऊपर से नीचे कर रहे हो तो सीधी बात है जो ऑलरेडी ब्लैक डला है वो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा, टर्म इतना टर्म कि उसको बियॉन्ड रिपेयरेबल हो जाए। इसलिए गामा काम आता है जिसमें आपने एक्सपोजर कम किया और गामा बढ़ा दिया तो क्या हुआ, ग्रे वैल्यू बढ़ जाएगी ब्लैक वाले हिस्सों पे और वहाँ पे वाइट, तो आपके पास क्या मिलेगा, एक ब्राइट इमेज मिलेगी जिसमें जो शेडोज हैं वो ग्रे कलर की दिख रही होंगी। अब ग्रे होने के कारण एक और ऊपर में एडजस्टमेंट लेयर लगा के उसके अंदर आसानी से ब्लेंड लगाया जा सकता है। तो कैमरा से जब फोटो खींचते हैं तो एक्सपोजर कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए 3 ऑप्शन है, अपर्चर, शटर और मीटरिंग, ठीक है। आईएसओ इमेज के ऊपर, हाँ मीटरिंग एक डिवाइस होता है एक्स्ट्रा। शटर और आईएसओ देगा, मीटरिंग जो है ना वो तीसरा एक अलग डिवाइस होता है जो यूज़ किया जाता है, वो इसके साथ नहीं आता, वो अलग से यूज़ करता है जो बताता है कि सीन में नेचर में कितना एक्सपोजर है ना, लाइट मीटर लेके घूमते हैं, हाँ वही है वो उसमें। नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब फ्लैश अलग है लेकिन लाइट मीटर ना एक अलग डिवाइस होता है ना, फोटो दिखाऊंगा अभी इसमें है पूरा, हाँ। और ये जो है ये इमेज के अंदर फिल्म आईएसओ जो है इमेज के अंदर वाइट वैल्यू कितनी जगह पे फॉर्म होगी वो तय कर सकता है ना। तो इमेज कैप्चर ऑन अ फिल्म एक्चुअली फिल्म आईएसओ होता है जिसको हम उससे रिलेट कर सकते हैं, हम रिलेट कर लेते हैं वाइट वैल्यू से फिल्म के अंदर, बट एक्चुअली में ये क्या करता है, ये ओवरऑल एरिया डिसाइड करता है। लाइट है क्या, लाइट अगर ग्रे कलर में भी देखा जाए तो भी लाइट है, छोटे से छोटा पिच ब्लैक जैसा रियल वर्ल्ड में कोई चीज़ नहीं होती जहाँ पे लाइट खो जाए, ऐसी कोई जगह नहीं है, तो हर जगह पे वाइट वैल्यू तो है ही। तो ये अगर वाइट वैल्यू को ना कैप्चर करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है हम जनरली इसको रिलेट कर जाते हैं इससे, लेकिन हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की कि ये तय करेगा कि कितने क्षेत्र पे फिल्म के कितने क्षेत्र के अंदर लाइट कितनी कैप्चर होगी, लाइट कैप्चर कितनी होगी। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे पास 3 अदर ऑप्शंस हैं जिससे हम इमेज को डिटेल्ड वे में कैप्चर कर सकते हैं, ये बस इसीलिए बने हुए हैं, ठीक। अपर्चर, द अपर्चर समटाइम्स कॉल्ड द डायफ्राम और आइरिस, राइट। आइरिस बोले तो आँख, एग्जैक्टली ये एक तरीके की आपका कैमरा जो होता है वो इसका पूरा मैकेनिज्म आपकी आंखों से लिया गया है। आपकी आंख में क्या होता है, एक कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, आइरिस होता है, आइरिस के बीच में होता है प्यूपल, और प्यूपल के अंदर, प्यूपल क्या होता है, प्यूपल एक्चुअली में एक गड्ढा होता है, होल है, हमारी आंखों में होल है। तो जो आप पुतली सुनते हो ना, पुतली टर्म, ये क्या है, वो आइरिस को बोलते हैं पुतली, ठीक है। और पुतली के सेंटर में एक छेद होता है, वो छेद एक्चुअली गड्ढा है, दैट्स अ होल इन योर आई। और उसको बचाने के लिए कॉर्निया एक झिल्ली लगी रहती है, ट्रांसपेरेंट झिल्ली, जिससे आपकी आंखों पे रिफ्लेक्शन बन रहा है, जो आंखों पे रिफ्लेक्शन बनता है वो उसी कारण से, कॉर्निया के कारण पड़ता है, ठीक है।
तो कॉर्निया केवल बचाने के लिए होती है। तो ये जो छेद होता है, लाइट इसके अंदर जाती है, इसी छेद को यहाँ पे अपर्चर बोलते हैं। उन लोगों ने एक मैकेनिज्म बना लिया, ठीक। अब वहाँ से लाइट अंदर जाती तो हमारी आंखों के अंदर क्या होता है, रिसेप्टर लगे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू के रिसेप्टर। तो जब लाइट अंदर जाती है और उस रिसेप्टर में पड़ती है, तब आपके नर्व सिस्टम बताते हैं कि आपकी सामने इमेज जो फॉर्म हो रही है, अगर लाइट रेड में ज़्यादा पड़ रही है, रेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल रही है, तब आपका दिमाग समझ पाता है कि सामने जो इमेज बन रही है वो वार्म टोन पे बन रही है और या कूल टोन पे। हमारे पास आंखों में इससे और भी डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी आंखों में ब्लड वेसल्स भी होते हैं, तो इसलिए हम लोग रेड और वार्म टोन जल्दी देख पाते हैं। और ग्रीन टोन हम सबसे ज़्यादा देख सकते हैं, क्योंकि हमारी आंखों में ग्रीन रिसेप्टर्स सबसे ज़्यादा होते हैं। तो क्या होता है, हम लोग कितने भी शेड ग्रीन के पहचान लेते हैं। ह्यूमन जो होता है वो सबसे ज़्यादा शेड्स अगर किसी कलर के पहचान सकता है तो वो ग्रीन होता है। ग्रीन कलर के सबसे ज़्यादा शेड्स पहचान सकते हो। तो मतलब अगर किसी भी मूवी में, किसी भी इमेज में, अगर कहीं पे भी तुमने छोटा सा ग्रीन ह्यू भी डाला होगा ना, तो वो तुम पहचान लोगे, या तुम्हारी ऑडियंस पहचान लेगी कि वहाँ पे ग्रीन ह्यू डाला हुआ है, ठीक। तो ये एक तरीके से डायफ्राम और आयरिस होता है, ठीक। इज द ओपनिंग थ्रू विच लाइट एंटर्स द कैमरा, टिपिकली लोकेटेड इन द लेंस। दिस ओपनिंग कैन बी वाइडेंड और नैरोड टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द फिल्म, है ना। यानी कि फिल्म पे पड़ने वाला वही जो सिस्टम हमने शुरुआत में डिस्कस किया था, लाइट अंदर जाएगी तो ये वो छेद होता है, उस छेद को बड़ा भी कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। इससे अंतर क्या आता है, इससे द साइज ऑफ द ओपनिंग इज सेट एट स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट्स टिपिकली कॉल्ड एफ स्टॉप्स, यानी कि एफ स्टॉप्स के नाम से इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है। इससे रेंज भी या सीन में कितना लाइट बन सकता है वो चीज़ डिसाइड हो जाती है, ठीक। अब यहाँ पे दिख रहा है F4, इसमें पीछे ब्लर हो गया है और सामने क्या हो गया है, क्लियर हो गया है, ठीक है। और F22 में क्या हो रहा है, ब्लर जो है वो थोड़ा कम है, ऑब्जेक्ट पे भी फोकस है और पीछे का इमेज भी बैकग्राउंड बन रही है। दैट मीन्स कि जितना छोटा वैल्यू होगा एफ स्टॉप का, जनरली एपर्चर एफ स्टॉप से ही मिलेगा, वैल्यूज कम कर सकते, जितना छोटा वैल्यू होगा उतना पास रेंज को फोकस कर सकते हो, जितना बड़ा वैल्यू हुआ तो उतना दूर रेंज को फोकस हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे इसके अलग अलग स्टैंडर्ड साइजेस हैं, लेंसेज भी आते हैं ना पूरे उसी के साथ, लेंस भी आते हैं। तो f1.8 मिलेगा, अब छोटा है तो समझ सकते हो कि कितना और पास का चीज़ ले सकता है वो, और बड़ा है तो f22 तक जाता है ना रेंज। अब तो और बड़ी रेंज भी आने लगी होगी, यू माइट गेट ऑल बिगर वन। ये f8 वाला लेंस था जो ये यहाँ पे दिख रहा है, और ये f22 है, ये ऐसा है, ठीक। तो इनको हाँ, मैक्रो के लिए हाँ, अलग से ही लेंस आते हैं उसमें, सबका टाइप अलग अलग है, तो वो बड़े साइज के आते हैं छोटा एरिया कॉपी करने के लिए। देख रहे हो 10 लाख रुपए का भी आता होता है ऐसा भी लिख। हाँ, तो डेफिनेटली तो इनसे पूछ सकते हैं बाय द वे, है ना, बाद में कांटेक्ट कर लेना। मैक्रो फोटोग्राफी तो जाने वाले थे उसके लिए, मैक्रो के लिए, मतलब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या फोटोग्राफी के लिए। हम्म, शूटिंग सब अच्छी होती है, बस प्रॉब्लम यही हो रहा है कि आउटपुट डिजिटल वर्ल्ड में। अरे उस फील्ड की बात नहीं कर रहा, हम अपनी फील्ड की बात कर रहे हैं ना। बेसिकली क्या है, अब जैसे तुम्हारा इनका शूटिंग अच्छा है, राइट, तो फिर आप लोग क्यों अपना जॉनर दिखाते हो, इनको पकड़ो शूट के लिए भाई, आप डिस्कस करो इनसे और फिर अपने शूट्स लिया करो, वीएफएक्स शूट। क्योंकि देखो दोनों के पास अलग अलग ज्ञान है, और उसको मिक्स मैशअप करोगे तब तो एक अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे आप, है कि नहीं। अब क्या है, उनके पास अभी डिजिटल एक्सपीरियंस थोड़ा कम है ना, क्योंकि आप लोग से कंपैरिजन में वो कम काम कर पाए हैं अभी उस चीज़ में, देखो। और यहाँ पे आप लोग उस ज्ञान को नहीं ले रहे हैं तो क्या करें
हम्म, लगेगा। लगेगा, लेकिन वही है कि इसको अगर कोलैब कर लोगे तो एक अच्छा आउटपुट आ सकता है, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी आप लोग जो शूट ले रहे हैं उसमें कई कमियां मिल रही हैं, है ना। वही चीज़ अगर इनसे पूछ के ली जाए, है ना, तो ये बता सकेंगे कि देख भाई यहाँ पे ना तेरे को ये कलर वैल्यू मिल जाएगी, या यहाँ पे ज़्यादा एक्सपोजर आ रहा है, इमेज को देख के बता सकते हैं कि हाँ भाई ये देखो ये गड़बड़ आ रहा है, इसको फिक्स करना है। तो आप बता पाओगे कि सॉफ्टवेयर में कितना फिक्स कर सकते हैं। जब ये डिस्कशन होगा ना तो आप लोग एक मीडियम टोन का एक वर्क निकाल पाओगे, जिसमें आपको आसानी से ऑप्शन मिल जाएगा कलरफुल वैल्यू करने का। क्योंकि क्या है, अभी जैसे रितेश ने अभी जो शूट लिया था, वो शूट आया अच्छा, वर्क भी आया अच्छा, लेकिन बस प्रॉब्लम क्या हो गई, क्योंकि उसमें एल बराबर नहीं थी। शूट लेते समय जो आपके हाथ में वीडियो आया, वो वीडियो इतना क्वालिटी का नहीं आ पाया कि आप उसमें ज़्यादा कुछ कर पाएँ, है ना। तो एक्सपोजर कम कर रहे थे तो सैचुरेशन भाग रहा था, है ना। और वो अलग अलग से, मतलब जो टिपिकली क्या हो रहा, ज़्यादा सैचुरेशन हो जा रहा था सीन में, उसको मैनेज ही करते करते करते, और फिर फ़ोन में निकालना और मॉनिटर में देखना दोनों अलग अलग है। फिर कितना वैल्यू फिक्स करना है, अब ये सारी चीज़ें पहले ही डिस्कशन हो, आसपास में आपस में डिस्कशन होना, तब आपको समझ में आएगा कि एक वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर जो है वो कितना आसानी से वीडियो कैमरा को देख के बता सकता है कि कौन सा फुटेज मेरे काम आएगा और कौन सा नहीं। ये दोनों नॉलेज काम आती है। वो वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर कौन होता है, ये वो बंदा होता है जो जाके वहाँ बैठता है, उधर पे बैठता है, और उधर बैठ के क्या बोलते ये डिस्कशन करता है। कैमरामैन होता है, सिनेमेटोग्राफर होता है, वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर होता है। और वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर डायरेक्ट करता है सिनेमेटोग्राफर को कि देखो मुझे इतना इतना टोन सिस्टम चाहिए, तभी मेरे डिजिटल सॉफ्टवेयर में काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कभी कभार क्या होते हैं, सिनेमेटोग्राफर ही वीएफएक्स कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये भी हो सकता है, है ना। तो वही बताते हैं कि कैमरा कहाँ होना चाहिए, क्रोमा कहाँ होना चाहिए, लाइट कितनी आनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब वही करते हैं। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। शटर ऐसे ही चलता है ना। The shutter, along with the aperture, is one of two ways to control the amount of light entering the camera. The shutter determines the duration that the light sensitive surface is exposed to light. The shutter opens, light enters the camera and exposes the film or sensors to light, and then the shutter closes. ये क्या करता है, जनरली ओपन होता है एंड क्लोज होता है, शटर का जो मैकेनिज्म होता है। अब हर एक अपर्चर की हिसाब से आप शटर स्पीड कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि शटर स्पीड जो है वो 1/500 पे रखेंगे F28 पे, ठीक है। तो द अपीयरेंस ऑफ द शटर एट वेरियस स्पीड्स, तो बंद होने का टाइमिंग कैसी कैसी होगी, स्लो स्पीड में बंद इस तरीके से होगा और फिर ऊपर से भी क्लियर हो जाएगा। मीडियम शटर स्पीड जो होगी वो थोड़ा सा एरिया देगी, और फास्ट शटर शटर स्पीड जो होगी उसमें बहुत कम एरिया मिलेगा लाइट को अंदर आने का, ठीक। टाइमिंग के अकॉर्डिंग इसको सेट करके देख सकते हो। ये सारी चीज़ें तो आई थिंक एक बार प्रैक्टिकल तुम्हारे साथ करवा लेना इनको, ठीक। फ़ोन पे भी होगा ना ये सब सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऐड करके देख सकते हो। ये जो है ये 1/1000 शटर स्पीड वाला कैमरा है, राइट, जो मतलब वो सेंसर है उसका, ठीक, जो 1/1000 के हिसाब से भी डाइसेक्ट कर सकता, मतलब सुपर स्लो मोशन वाला जो पॉइंट होता है ना, वो चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। इस तरीके का दिखता है वो। टाइप्स ऑफ शटर, जिसमें मैकेनिकल टाइप का भी होता है और दूसरे फॉर्म का भी होता है, अलग अलग टाइप्स के। तो ये मैकेनिकल शटर्स होते हैं। इनमें एक लीफ टाइप शटर कहलाता है। लीफ टाइप शटर क्या होता है, जो चारों तरफ से बंद होता है और फिर खुल जाता है, जस्ट लाइक आँख की तरह, है ना, आँख की तरह। हालांकि हमारी आँखों में ये वाला शटर है, पलक हमारी शटर है आँखों में, तो ये क्या है, ऊपर नीचे बंद हो रही है, ठीक। ये वाला जो होता है ये जनरली कौन से जानवर में मिलता है? हम्म, हाँ
कोमोडो। हरा कलर की, गेको, कमेलियन, आंख को 360, हाँ वो कैमेलियन है ना, वो ग्रीन कलर वाला जो रहता है, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है, वो तो गिरगिटान है, वो एक फॉर्म ऑफ गिरगिटान है। वो बंद करता है, रोटेटरी बंद होता है ना उसके में, आंख जो होती है। तो ये उससे इंस्पायर्ड लिया गया है, ठीक है, कमेलियन से। द लीफ टाइप यूजेस अ सर्कुलर आइरिस डायफ्राम, ये बंद वैसे ही होता है, ठीक, खुलता है बंद होता है, इसकी ब्लेड्स होती हैं, ये अपने आप ओपन कर। ये उसमें भी है ना, क्या बोलते हैं, कौन से वाले में, सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा में रहता है ना ये। आई थिंक एक सिंगल रिफ्लेक्स कैमरा होता है ना, जिसमें छोटा वाला आता है। ये वाले यूज़ किए हुए हो ना, ये वाले एसएलआर में, पुराने एसएलआर में होगा ना ये। इसमें सब वही डाली थी मैंने जो टेक्नोलॉजी थी। नए वाले की तो मिलेंगी, जो मिल जाएगी, लेकिन पुराने वाले में ना क्या बोलते हैं, दो तीन ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका हम केवल वर्णन कर सकते हैं, जो अभी मिल नहीं रही हैं, ठीक। तो ये ब्लेड वाले भी आते हैं, वैसे लगा सकते हैं, शटर स्पीड मिलती है, यू कैन फाइंड दैट ऑन मार्केट, सर्च कर सकते हो कि लीफ लाइक शटर कैमरास कौन से हैं, तो यू विल गेट दैट कैमरास। फोकल प्लेन shutter, the leaf type uses a circular iris diaphragm maintained under the spring tension inside or just behind the lens that rapidly opens and closes when the shutter is closed. फोकल प्लेन वाले जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, राइट। ये भी है, ये भी है, एक्चुअल में इनमें क्या है, स्प्रिंग लगा होता है, तो वो जैसे ही क्लिक होता है तो वो अंदर बंद होता है, फिर स्प्रिंग ओपन हो जाता है, तो वापस से खुल जाता है। ये है इलेक्ट्रॉनिक शटर कैमरास, राइट, जो हम 1/1000 सेकेंड्स वाला देख रहे थे, राइट, वो इलेक्ट्रॉनिक शटर होता है। डिजिटल कैमरा में जनरली क्या होता है, एक सेंसर होता है आगे, डेफिनेटली उसमें है, दिखा रहा हूँ मैं। तो वो सेंसर होता है, उसमें क्या होता है, ये रीयूजेबल सेंसर्स होते हैं। पहले क्या होता था, फिल्म होती थी, और फिल्म में एक इमेज फॉर्म होती थी, और इमेज फॉर्म होने के बाद क्या होता था, उसमें एक इमेज फॉर्म हो रही है, और इमेज फॉर्म होने के बाद वो ख़राब हो जाता, मतलब वो एक्सपोज्ड हो गई, दूसरी फिल्म दूसरा नेगेटिव यूज़ करते थे। हाँ, जो रील वाले होते थे, उसमें एक बार बनता था, फिर वो उसको रीयूजेबल नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या हो गया, अब कैमरास जो हो गए हैं वो रीयूजेबल हो गए, डिजिटल तौर पे कैप्चर करते हैं। तो वो सेंसर्स जो हैं वो कैप्चर करते हैं, मेमोरी में सेव करते हैं, वापस से रिन्यू हो जाते हैं। So digital cameras may use one of these types of mechanical shutters, or they may use an electronic shutter. Mechanical भी use कर सकते हैं, electronic भी use कर सकते हैं digital camera के mechanism में। The type used in the cameras of smartphones, electronic shutters either record data, जो हमारे phones में होता है, यहाँ पे वो shutter तो होता नहीं mechanical shutter, तो यहाँ पे electronic shutter काम करता है, ठीक। Electronic shutters either record data from the entire sensor at the same time, a global shutter, or record the data line by line across the sensor, a rolling shutter. ये दो टाइप के शटर्स इसमें भी होते हैं डिफाइन। एक होता है जिसमें डायरेक्ट इमेज को कैप्चर कर सकते हो, और एक होता है जो रोटेटरी फ्रेम जैसा काम करता है, उसमें रोटेशन होता है। तो वो रोटेटरी कैमरा देखोगे तो समझ आ जाएगा, अभी आगे इस पर डिस्कस करेंगे। In movie cameras, a rotatory shutter opens and closes in sync with the advancing of each frames of film. इसका क्या मतलब हुआ, ये मूवीज़ लाइन में यूज़ करते हैं रोटेटरी कैमरास। इसमें क्या होता है कि जब आप फिल्म होती है, वो फिल्म चलती रहती है। पहले जो हम लोग लेते थे वो फिल्म स्ट्रिप आती थी, बड़ा सा, आप सबने देखा होगा, उसको लगाते थे। अब क्या होता था, समझ लो एक मोटर चल रही है ना, तो वो मोटर चलती रहती थी, तो जो फिल्म है ना वो ऊपर जाती रहती है, छेद, ये छेद है, और फिल्म ऊपर जाती रहती है। छेद में से लाइट आएगी, अगर आपने एक्सपोजर ऑन कर दिया यानी अपर्चर ओपन कर दिया है, तो कांस्टेंट लाइट आती रहेगी, तो सीन में इमेज कैप्चर होती रहेगी, और लाइट ज़्यादा देर अंदर होने के कारण पूरा डब्बा जो है वो लिट हो जाएगा, क्योंकि लाइट तो बाउंस होती है ना, तो इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी, पूरी फिल्म ख़राब हो जाएगी। तो उसके लिए शटर भी जो चाहिए वो भी कॉन्स्टेंटली बंद और चालू होना चाहिए। तो वैसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि आप कोई व्यक्ति ऐसा 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 करते हुए क्लिक तो करता नहीं रहेगा। तो इसकी जगह पे क्या करते हैं, रोटेटरी मोशन लगाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी एक मोटर, यहाँ पे भी एक मोटर। अब वो मोटर जो है वो शटर को रोटेट करती रहती है,
और यहाँ पे फिल्म रोटेट होती रहती है। ये दोनों मोशन चलते हैं तब जाके आपका एनिमेटेड वीडियो, जो वीडियो आप लेते हैं वो वीडियो रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। ठीक, तो द ड्यूरेशन इज कॉल्ड द शटर स्पीड, जो शटर की स्पीड होती है, और एक्सपोजर टाइम ये भी बोला जा सकता है। द लॉन्गर द शटर स्पीड द स्लोअर इट इज। टिपिकली एक्सपोजर टाइम्स कैन रेंज फ्रॉम 1 सेकेंड टू 1/1000 सेकेंड्स ऑफ टाइम, मतलब हम उसको एक का 1000वें तक छोटा कर सकते हैं उस टाइम को। ठीक, तो जितना ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ेगा उतना स्लो वीडियो कैप्चर होगा। ठीक, लॉन्ग एक्सपोजर टाइम्स ऑफन रिजल्ट इन ब्लरी इमेजेस। ज़्यादा समय तक अगर शटर स्पीड मतलब आपने ओपन करके रखा हुआ है शटर को, तो दैट मीन्स कि इमेज जो है वो ब्लर आएगी। हो सकता है कि वो ब्लर आए, मतलब उसमें आपका एक कॉन्सिक्वेंस ऐड होता है। अगर आपने ज़्यादा समय दे दिया ज़रूरत से ज़्यादा, तो इमेजेस जो हैं वो ब्लर हो सकती हैं। मैंने बताया था ना, लाइट जो है वो बाउंस होगी तो इमेज में ज़्यादा लाइट आएगी, इमेज ब्लर हो जाएगी, फोकस नहीं रहेगा। As a single object is recorded the multiple places across a single image for the duration of the exposure. Very short exposure times can capture fast moving action and eliminate motion blurs. है ना, तो क्या समझे, क्या समझे लास्ट लाइन से? पढ़ना नहीं है, बताना है। अगर एक्सपोजर टाइम जो है, यानी ये एक्सपोजर टाइम शटर स्पीड, अगर इसको बिल्कुल कम रखेंगे तो हम फास्ट मूविंग एक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, मोशन ब्लर नहीं बनेगा। जो जनरली ये बनते रहते हैं ना, देखा हुआ है, ये ब्लर नहीं बनेगा, क्लियर देख पाओगे इस चीज़ को। ठीक है, तो जो एक्सपोजर टाइम है वो बिल्कुल कम करने पर ब्लरी इमेजेस, सॉरी, ये फास्ट मूविंग एक्शन यूज़ किया जा सकता है। ये है मीटरिंग, है ना। ये एक डिवाइस रहता है मीटरिंग, जो कि यूज़ किया जाता है टू नेचर में जो करंट लाइट हो रही है वो लाइट कितनी कैप्चर हो सकती है, या उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। इसका पता लगने से क्या होगा, कैमरे के अंदर ये वैल्यू डाल दोगे तो जो नेचुरल सीन चल रहा है वो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो मतलब आपको एक तरीके से समझ लो डिजिटल वैल्यू मिल रही है, जिसको कॉपी करके सीधा यहाँ कॉपी कर दोगे तो एग्जैक्टली सीन की लाइट मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके ऊपर में आप जो खेल करना चाहते हो वो आपका चॉइस है बेस बनाने के लिए। तो इन मोस्ट मॉडर्न कैमराज द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कैमरा इज मेजर्ड यूजिंग अ बिल्ट इन लाइट मीटर। कई ऐसे मॉडर्न कैमराज हैं जिसमें डायरेक्ट आपको पहले ही उसको रखोगे, चालू करोगे तो वो कैलकुलेट करके बता देगा आपको मीटर लाइट्स कितनी हैं। और एक्सपोजर मीटर टेकन थ्रू द लेंस कॉल्ड टीटीएल मीटरिंग। टीटीएल मीटरिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है जनरली वो डिजिटल कैमरा के अंदर। तो वो पहले ही बता देता है कि सीन का कितना कितना वैल्यू चल रहा है। ठीक, लाइट मीटर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट। ये जनरली उन प्रोडक्शंस में यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा जिनके पास होता है, खासकर फोटो शूट्स वगैरह वाले जो होते हैं ना, वो यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि उनके पास ये महंगा आता है, तो इस चीज़ के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है। तो जनरली जो एकदम फ़ोटोशूट वाले होते हैं ना, जो बड़ी फ़ोटोशूट्स लेते हैं फॉर्म्स के लिए, उन लोग रखते हैं इस चीज़ को, ताकि सीन को देखे होगे कई बार हम लोग ने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि कई ऐसा एक फ़ोटो स्टूडियो वाला जो रहता है, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डीओपी बोलते हैं ना उसको, वो इसको रखा रहता है और वैसे घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके, अरे बहुत अच्छा, ये सीन बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत अच्छे से होगा, ऐसे करके एक्टिंग करते रहते हैं उन लोग। उनके हाथ में ये डिवाइस नज़र आएगा आपको। कई ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें ये डीओपीज दिखाए गए हैं और उनके हाथ में ये चीज़ रहती है। तो एक करता क्या है, बस ये ऑन करके रख देते हैं कुछ समय तक के लिए, तो उस सीन की पूरी लाइट को कैप्चर करता है और उसका पूरा वैल्यू यहाँ बता देता है। कि इसमें इवन वो भी बता देता है कि वैल्यू एफ स्टॉप वगैरह की वैल्यू कितनी रख सकते या कितनी बेस में मिलेगी वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, तो वो सारी कॉपी कर दोगे कैमरा के अंदर तो वो सीन की लाइट मिल जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है, जनरली देखो सीन का जब आप प्रैक्टिकल लाइट करते हो, यानी कि आप आर्टिफिशियल लाइट लगाते हो अगर किसी स्टूडियो में, और वहाँ पे आपने कैमरा लगाया हुआ है और आप सिंक कर रहे हो
कि आप जो क्लिक कर रहे हो, जो आपकी आंखें देख रही है, क्या वही चीज़ आपका कैमरा देख पा रहा है? क्योंकि कई बार आप देखते हो, आपको देखने में बड़ा सीन अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप कैमरे में उसको क्लिक करते हो तो बेकार आता है, या वो इफेक्ट नहीं आ पाता जो आप देख रहे थे वहाँ पे। तो वो इफेक्ट कैसे आएगा? जब आपका कैमरा आपकी आंखों के अकॉर्डिंग सिंक होगा, है ना? तो ये डिवाइस क्या करता है, ये डिवाइस पूरे सीन का एक्चुअल वैल्यू निकाल लेता है, वही वैल्यू वहाँ कैमरे में कॉपी कर दूँ, तो जब आप क्लिक करोगे तो एग्जैक्टली वही आएगा जो आपका नेचुरल थीम इन्वायरमेंट में था। ठीक। हम इसको 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि सीधी सी बात है, हमारी आइज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े डायनेमिक वे में काम करती है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि 100% कैप्चर करता था या करता है। हम इसको यही चीज़ बोल सकते हैं कि हमारी आंखों के लिए एक तरीके का एक बेस मिल जाता है, राइट? क्योंकि आंखें बहुत ज़्यादा डायनेमिक होती हैं, वो बहुत वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेती, जो कैमरा भी अभी नहीं कर पाता है पूरी चीज़ें। Light meter is a device used to measure the amount of light in photography. A light meter, more correctly an exposure meter, is used to determine the proper exposure for a photograph. The meter will include either a digital or analog calculator, दोनों में से कोई भी चीज़ होगा जिससे कैलकुलेट करेगा वो, which display the correct shutter speed and f number for optimizing exposure. राइट ये दोनों ऑप्शंस उसके अंदर कैलकुलेट करने के लिए रहेंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा है मीटरिंग मोड्स। इवैल्यूएटिव मीटरिंग मोड में सीन ऐसा दिखेगा, सेंटर वेटेड ऐसा दिखेगा, एंड स्पॉट ऐसा दिखेगा। ठीक। अब इसका फ़ायदा डिजिटल फोटोग्राफी में काम आएगा, यानी कि कैमरे से जब आप फोटोग्राफ करते हो तब तो ठीक है, लेकिन आपको कौन सी वैल्यू इसमें ज़्यादा मिलेगी जिसमें आप कलर करेक्शन कर सकते हो? हाँ, स्पॉट में आप कलर करेक्शन कैसे कर सकते हैं? थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, क्योंकि क्यों स्पॉट को चूज कर रहे हैं और सेंटर वेटेड को क्यों चूज नहीं किया, या इवैल्यूएटिव को क्यों नहीं चूज किया? हम्म। इवैल्यूएटिव में, हाँ, करेक्ट, दैट इज व्हाट आई वांट। ऐसा एक्सप्लेनेशन चाहिए रहता है ना? नाउ यू कैन से कि हाँ भाई देखो, इसमें दोनों वैल्यूज मुझे मिल रही है, इसके कारण से मैं आसानी से इसमें छेड़छाड़ कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। यहाँ पे क्या वाइट वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ब्लैक वैल्यू उतनी नहीं मिल रही है। थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो हमें यहाँ से ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ हमें काफ़ी अच्छी ब्लैक और वाइट वैल्यू मिल जाएगी, राइट? क्योंकि इधर पे हम थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएंगे तो इमेज विजिबल हो जाएगी। तो हम कंट्रोल जिसमें ज़्यादा कर सकें वो हमारे लिए ज़रूरी है। प्लस ये भी आपकी ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग तय हो जाता है, सीन की ग्रेड कैसी करनी है। कई ऐसे हॉरर सीन्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एक्सपो यही चाहिए होगा, इवैल्यूएटिव सीधा ग्रेड कर सकते हो उसके ऊपर में डाल के, क्योंकि आपको क्या चाहिए होगा, हाई क्या बोलते हैं इसको, हाई एक्सट्रीम कीज चाहिए होंगी, यानी कि जहाँ पे केवल हाई एक्सपोजर वैल्यू होंगी बस वही चाहिए होगा, और एकदम डार्क और एकदम हाई। हॉरर सीन के लिए ये यूज़ करते हैं कीज के लिए। वहाँ पे इमेज की डिटेलिंग अगर होगी, सीन को अगर मैं देखो, हॉरर का मैंने पहले ही बताया, सीन में अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और मैं वहाँ पे हॉरर सीन शूट कर रहा हूँ, तो आप कभी भी उसको हॉरर नहीं बना पाएंगे। मुझे डर लगेगा ही नहीं, चाहे भूत मैं बना के बीच में बैठा दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सीन में इतनी इन्फॉर्मेशन दिखती है, हमारा माइंड जो है ना, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं ना, और बीच में भूत खड़ा भी रहेगा ना तो वो डरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर ये कर दिया जाए कि सीन को पूरा डार्क कर दिया जाए, आपको इन्वायरमेंट में ज़्यादा चीज़ें नहीं दिख रही हैं, और एक भूत बीच में खड़ा हुआ है, या चलो भूत भी नहीं है, एक डॉल रख दो वहाँ, है ना, और कैमरा आप पास ले जाते हो, क्या फीलिंग आती है देख के कि अब मैं भाग नहीं सकता, आई कैन नॉट, मैं कहाँ देखूं, सब जगह तो काला काला नजर आ रहा है, और दिख रहा है सब्जेक्ट क्या, एक वही। तो ऐसे सेक्शन में सीन में क्या आता है, डेंजर, सेंस ऑफ डेंजर आने लगता है,
डेंजर क्यों आएगा, आपको डर क्यों लगेगा? क्योंकि आपका माइंड आपको बाहर भागने के लिए नहीं जगह दे रहा, आपके पास कोई जगह नहीं है। अब वहीं पे मैं मान लो जैसे एक डॉल बैठा दिया, ठीक है, एक सीन में डॉल बैठा दिया, उसके पीछे में लाइट है, राइट तरफ में क्या बोलते खिड़की है, खिड़की से बाहर बड़ा अच्छा पानी वानी गिर रहा है और वार्म वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना, वहाँ से लाइट आ रही है, एक बड़ी चांद की लाइट अंदर आ रही है, ठीक है, पर्दा ऐसे ऐसे उड़ रहा है, हवा आ रही है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही है सीन में और बीच में ये डॉल जो है वो भूतिया है, तो आपका अमाउंट ऑफ डर जो है ना, जो वहाँ हो सकता था वो अब यहाँ हो गया। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग आपको क्या दिखा रहा है कि खिड़की भी तो है, एस्केप वहाँ से भी हो सकता है। भागने के लिए अगर आपके पास अटैक होता है तो आपके भागने के लिए वहाँ पे जगह है। आप भले ही आप फिजिकली हो नहीं सीन के अंदर, लेकिन कैमरा आपको साइकोलॉजिकली सीन के अंदर डाल देता है। तो आपको आपका दिमाग इस पे तय करता है कि डेंजर कितने स्तर पे चल रहा है। अगर मैं पूरा डार्क कर देता हूँ और एक ही बीच में सब्जेक्ट डालूंगा, तो हम चाहते ना चाहते हुए भी उस सीन से कहीं भाग नहीं सकते। हेंस क्या होता है, हमारा दिल जो है वो ज़्यादा तेज़ धड़कने लगता है और हमें अब ये वेट करते रहते हैं कि जल्द से जल्द चिल्ला, भूत जो होता है ना, मतलब चिल्ला दे, जंप स्केयर कर दे, राइट। इसके लिए एक एग्जांपल है, एग्जॉर्सिस्ट मूवी देखे हो? कौन कौन देखा? नहीं देखे? नहीं देखे? तो देखो, एग्जॉर्सिस्ट मूवी में एक ट्रिक अपनाई गई थी, उन लोगों ने यही चीज़ साइकोलॉजिकली दिखाया वहाँ पे। क्या हुआ, जैसे आप उसमें एक सीन है, किचन वाला सीन है, जिसमें क्या बोलते, जब उसकी मदर जो रहती है वो ऐसा दरवाज़ा ओपन करती है, मॉड्यूलर किचन रहता है, लाइट है, पूरे सीन में लाइट है, ठीक है, और बाकायदा वो ऐसा ओपन करती है और मॉड्यूलर क्या बोलते हैं उसको, शाफ्ट, जिसके अंदर वो मसाले वसाले रखे रहते हैं ना, वैसा वाला चीज़, मॉड्यूलर किचन तो देखे हो, तो वो ऐसा ओपन करती है, ओपन करके सामान लेती है और बंद करती है। जैसे ही बंद करती है ना, तो अब कैमरे की फ्रेमिंग ऐसी की गई है कि आपका पूरा फोकस उसके चेहरे पे हो, लड़की मतलब मदर के चेहरे पे हो, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरे सीन में ना कहीं जाने की जगह नहीं छोड़ी है, सीन में कहीं जाने की जगह नहीं छोड़ी। दैट मीन्स क्या होता है कि आपका दिमाग आपको ये करता है कि लड़की को मतलब देखना है, यू हैव टू सी। हाँ, अब पूरा सीन इतना इंटरेस्टिंग है नहीं, तो आप क्या लड़की को छोड़ के, मतलब मदर को छोड़ के, उसके फेस को छोड़ के आप बाकी सीन चीज़ें देखने लगते हो, ठीक है। अब वो कंजर्वेटिव सीन है, एक ही दो चीज़ें दिख रही हैं, और जब वो दरवाज़ा बंद करते हैं, ऐसे करके दरवाज़ा बंद करते हैं ना, तो जैसे ही बंद होता है ना, तो उस ऑड ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी वो डोर जो है, शाफ्ट का डोर जो है, उस डोर पे भूत का चेहरा आता है। ना वो चिल्लाता है ना कुछ करता है, बस भूत का चेहरा वहां पे बनता है, फ्लैश आता है ना, एकदम ऐसा बनता है, हंसता है और गायब हो जाता है। मतलब साइकोलॉजिकली कैमरे ने आपको सीन में डाल दिया, आप औरत को देख रहे थे, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल, तो आप उसको देखते रहते, थोड़े समय बाद वो चली जाती। अब जब वो जाने का उसका होता है, जैसे ही जाने का सीक्वेंस बनता है, अब आप बोर हो रहे हैं, आपने देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, अब जा रही है हीरोइन, जा रही है, ठीक। अब वो जाती है जैसे, तो आप क्या टटोलने लगते हो कि सीन में है क्या और क्या है, और ये उसी स्पॉट पे जो नेक्स्ट सबसे अट्रैक्टिव स्पॉट होता है, मतलब आपका सीन पता होगा, कॉम्पोजिशन डिवाइड करते हैं, है ना, ग्रिड में डिवाइड किया जाता है कॉम्पोजिशन को आपका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा इमेज में कहाँ जाएगा वो तय किया जाता है। हम रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन की बात इसमें भी करेंगे, तो किस में जाएगा, तो उस सेक्शन पे जैसे ही देखते हो ना, वहीं पे उन्होंने इमेज फॉल कर दी है। तो जैसे ही कैरेक्टर हटता है, वो बंद करने वाली रहती है, बंद करके जैसे ही सामान लेने जाने वाली रहती है, आप जो नेक्स्ट प्लेस पे देखेंगे सबसे पहले, वहीं पे भूत फ्लैश होता है।
तो सीन में देखते ही साथ आपको, आप रुक जाएंगे कि क्या था, और विद इन टाइम हट जाता है सीन। वो ऐसा नहीं क्या, हाँ बहुत ही मिली सेकेंड्स के लिए रहता है वो सीन। हाँ, हाँ यूट्यूब पे है वो सीन आई गेस। देखो 10 साल तक, एक डेकेड तक वो पूरी वर्ल्ड की सबसे डरावनी मूवी रही, इसलिए वो मूवी डरावनी है ना। देखो दिन में, अभी देखो आप लोगों ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं, तो हो सकता है थोड़ी कम डरावनी लगे, लेकिन ये 1980s की थी, 83 की मूवी। बिल्ड कर दिया है क्यों। चलिए देखते हैं हमारा, ठीक है। तो उस सीन को देखने से पहले मैं क्लास यहीं कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं, नहीं तो हमारा जब अपलोड करेंगे ना तो कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अभी के लिए हम लोग यहीं तक हैं, अब इसके बाद फिर आगे की टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, फ्यूचर में आने वाले कैमरास के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फिर फ्रेमिंग, कैमरा, लाइट्स, मूड्स और इन सब चीज़ों की बात करेंगे, जो एक आपके सीन को ब्यूटीफाई कैसे करता है। ये पूरा फिर सेक्शन रहेगा। शॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट्स इस टेक्नोलॉजी के बाद चालू होगा, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स, कि आपको एक एक मूवी का एक एक सीन उसी शॉट के साथ पहली चीज़ करना है शूट, और उसका एक स्टोरी बोर्ड बनाना रहेगा, और उसका क्या बोलते, स्टोरी बोर्ड ज़रूरी नहीं है स्केचिंग वाला, दूसरा वाला भी बता दूंगा। तो स्टोरी बोर्ड बनाना रहेगा, और उस सीन का एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ अपने वीडियोस में डालना होगा, कि मैंने ये क्या फ्रेम लिया है, कौन से उस पर रखा हुआ है, क्या कलर वैल्यू चल रही है, और क्या चीज़ है, ठीक। ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा उसमें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।